नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री 2 सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने अपने इस प्रोग्राम में जहनत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने चित्रकार डॉक्टर जसपाल सिंह जी। जसपाल सिंह जी, नमस्कार। 2 सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, देवीदास जी नमस्कार। आपसे काफ़ी समय के बाद में मिलना हुआ और इस चर्चा में आने का मेरे को जो आपने मौका दिया उसके लिए मैं प्रथम ही आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी। जसपाल सिंह जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ और स्कूलिंग पढ़ाई कहाँ हुई? आपका पारिवारिक माहौल कला के प्रति उस वक्त कैसा था और कला में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह कला के क्षेत्र में आप आए, जरा संक्षेप में बताइए। देवीदास जी, आपने जैसे प्रश्न किया है कि मेरा जन्म स्थान, मेरा स्कूल और मेरे को कैसा माहौल मिला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब से ही मेरा बचपन रहा है और पंजाब में ही अपने आप को कला के माहौल में मैंने बड़ा किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे को कला के साथ जुड़ाव का एक बहुत बड़ा कारण वो था कि मेरे स्कूल के जो मेरे ड्राइंग टीचर थे उनका योगदान रहा, और सबसे साथ साथ जो मेरे को प्रोत्साहन मिला वो था मेरे घर वालों से। क्योंकि जब तक घर वाले किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करते या उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता बच्चों को, तो कोई भी इंसान शायद वो मुकाम प्राप्त नहीं कर सकता जो कि उसे करना चाहिए। सो कला के हिसाब से कला के क्षेत्र में काम करने के लिए मेरी जो स्कूलिंग है वो पंजाब से है, और मैंने अपनी स्कूलिंग में ही ड्राइंग के विषय को एक पूर्ण रूप में लेकर उसके ऊपर काम किया। बेशक उस समय का कला विषय एक अलग तरह से होता है, परंतु फिर भी घर आना और घर आकर धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए जो चित्र हैं जो हमारे घरों में स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं, उन्हीं को बनाने की सर्वप्रथम मैं चेष्टा करता रहा। जसपाल सिंह जी के कला पे चर्चा करने से पहले एक नज़र उनके कार्य पर डालते हैं। आइए देखते हैं इनका द्वारा किए गए कार्य। जाने माने चित्रकार डॉक्टर जसपाल सिंह जी। डॉक्टर जसपाल सिंह जी ने एक्रेलिक और वाटर कलर में महारत हासिल कर रखी है। डॉक्टर जसपाल सिंह जी ने कला की बारीकियों को बहुत समझने का प्रयास किया है। कार्य में कंपोजिशन का बहुत बारीकियों से ध्यान रखा गया है, रंगों का बहुत बखूबी से ध्यान रखा गया है। डॉक्टर जसपाल सिंह जी, आपने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और आपके उस वक्त गुरु कौन थे जिन्होंने कला के प्रति मार्गदर्शन किया, और किस कलाकार को आप अपना आदर्श मानते हैं, या फिर किस ग्रेट मास्टर कलाकार का कार्य आपको प्रभावित करता है या अच्छा लगता है, जरा संक्षिप्त में बताइए। एजुकेशन स्कूलिंग जो थी वो दिल्ली से थी। दिल्ली से ही बाद में मेरे, क्योंकि पिताजी आर्मी से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए होने के कारण हम लोग जालंधर में आ गए और जालंधर से ही बस गए। तो यहाँ पर आने के ऊपर क्या हुआ कि मेरे को जितना भी कला का कार्य है
या अपनी एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो मेरी विद्वत्ता से जुड़ा हुआ कार्य था, वो मेरे जो गुरु हैं जिनके पास कॉलेज में जाकर मैंने शिक्षा लेनी प्रारंभ की, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे CL शर्मा जी हैं, जब्बल सर हैं, मलकी सिंह सर थे, और भी मतलब ऐसे लोग हैं जिनको कि मैं गुरु तुल्य मानता हूँ। चाहे उन लोगों ने मेरे को शिक्षा दी है या हम लोगों को उनके साथ जो मिलना है वो एक गुरु के समान ही था। तो इन लोगों के साथ रोज काम करना, क्योंकि ये रोज काम करने वाले ही चित्रकार थे जो कि शिक्षक थे, और शिक्षक होने के नाते ये मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी रहे, क्योंकि इन लोगों का शाम को अपने घर से बाहर निकलना और बाहर जाकर जो होशियारपुर है, इसकी जो लैंडस्केप है, इसको चित्रित करना और चित्रित करके फिर उसके ऊपर विचार करना कि कौन से विषय को किन किन रंगों से और किस किस प्रकार किया गया है। तो उस डिस्कशन में हमारे गुरु और हमारे जो साथी थे, हम सभी लोग अपने गुरुओं के साथ मिलकर उसके ऊपर विचार करते थे। वो जो विचार था वो हमारे लिए अंतर्मन में एक घर करता चला गया, जिससे कि हमें रंगों को समझने का मौका मिला, आकार को कैसे देखा जाए इसको समझने का मौका मिला, और जो हमारा वातावरण है उसमें से हमने अपने विषय वस्तु को कैसे चुनना है, इसका भी हमें बिल्कुल एक ऐसा सटीक आध्यात्मिक रूप से, मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक रूप वाला ज्ञान प्राप्त हुआ। ये मेरे गुरु जो हैं उनका है। बाकी देखिए कि जीवन में और भी कई चित्रकार हैं जिन लोगों का मैं बहुत ही पास से महसूस करता हूँ कि उन्होंने मेरी कला में, मेरे जीवन में, मेरी सोच में मेरे को इंस्पायर किया। मैं वैन गॉग को बहुत मानता हूँ, माइकलैंजेलो का वर्क मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मोदिग्लियानी का वर्क मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सैल्वाडोर डाली का वर्क मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वो कलाकार हैं जिन लोगों ने अपने पूरे पूरे विषय को बिंदु से लेकर अनंत रेखाओं तक इस प्रकार स्टडी किया, इस प्रकार उन्होंने उसे रचा कि कोई भी इंसान जो उनकी कला को देखेगा, उनकी कला को महसूस करेगा या ऐसा लेगा कि उसको लेकर मैंने कुछ अब जीवन में आगे जाकर करना है, तो वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इस इंस्पिरेशन जिनकी अभी मैंने कलाकारों की बात की है, ये सभी के सभी, इसमें कुछ भारतीय कलाकार भी हैं, जैसे नंदलाल बोस जी हैं, टैगोर जी हैं, उसके पश्चात दिल्ली में कलाकार हैं। इन सभी कलाकारों का अगर मैं सोचूं तो मेरे ख्याल में कोई भी इंसान अपने गुरु के चरण धूलि को लेने के पश्चात जब आगे बढ़ता है तो उसके लिए और जो लोग कला कर रहे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। सिंह जी, आप किस विषय को लेकर अपना कार्य करते हैं और कौन कौन से तकनीक व माध्यम का अपने कार्य में प्रयोग करते हैं? अपने कार्य के बारे में जरा संक्षेप में बताइए। मेरे चित्रों और रेखांकन जो मैंने प्रिपेयर किए, उनका जो विषय है शुरू से ही, क्योंकि पंजाब में रहने के कारण, वातावरण से जुड़ने के कारण, खुले वातावरण में रहने के कारण नेचर से मेरा जो प्यार है या कुदरत से मेरा जो प्यार है वो बहुत बना, और वही मेरे चित्रों में, चाहे वो मेरी आने वाली कंपोजिशंस हैं या मनुष्य के स्वभाव की बात है या जीवन की विचारात्मक शैली से लिए गए आकार हैं, चाहे वो मैं ड्राइंग के रूप में बनाए हैं, चाहे उनको मैंने बाद में प्रिंटिंग में भी किया है, ग्राफिक प्रिंट भी बनाए हैं, पेंटिंग्स भी बनाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सभी मेरे जो रचे गए चित्र हैं उनमें मैंने अपने आसपास के जो वातावरण है, आसपास की जो नेचर है और उसके बीच में जो मानव आकार हैं, उनका जो प्रभाव है उसको मैंने बड़े ही पास से अनुभव करके अपने विषय को चुना है। हमेशा ही बनाने के लिए मैंने अपनी जो टेक्निक है
वो मेरे को मेरे मतलब कि एक इंस्पिरेशन के रूप में जो प्राप्त हुई कि मैंने आकारों को नेचर में से ही लिया। मैंने एक बात महसूस की कि कोई भी आकार इतनी जल्दी जो परायण है वो नहीं हो पाता जब तक कि हम उसे नहीं कर पाते। आकार को पूर्ण रूप से बनाने के लिए, पूर्ण रूप से रचने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ी बात है कि आकार किसी भी क्षण, किसी भी रूप में यदि वो यथार्थवादी है तो उसे धीरे धीरे अगर हम नए आयाम देने की बात सोचना शुरू कर दे तो उनमें जीवन का जो चलन है वो बढ़ जाता है। आकार जो हैं वो सुंदर हो जाते हैं, उनमें रचनात्मकता आ जाती है, रंगों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे कि हमने सोचा भी नहीं होता ऐसी विधा हमारे सामने प्रकट होनी शुरू हो जाती है। सो यथार्थवाद की शैली से लेकर अपने आप को आधुनिकता की परिवेश में मैंने अलग अलग तकनीकी परिधान, तकनीकी बातों को, तकनीकी शिल्प कलाओं को अपने साथ जोड़ते हुए बहुत सारे चित्रों को, रेखांकनों को और कुछ मूर्ति शिल्प भी मैंने रचे। और आजकल मैंने कुछ प्रिंट्स बनाए हैं, उनके हुई विषय को लेकर मैंने फोटोग्राफी भी की है, जिनका कि आने वाली प्रदर्शनियों में, ऑनलाइन प्रदर्शनियों में भी योगदान रहा है। मुझे स्थान मिला है, मैंने दिखाने का मौका मिला है। सो वो मेरी जो कलात्मक तकनीक है उसके प्रणेता हैं। जसपाल सिंह जी, बतौर कलाकार आपने अब तक कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड, प्रदर्शनियां, या सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में कहाँ कहाँ आपके कार्य लगे हुए हैं, जरा संक्षेप में बताइए। मेरी उपलब्धियों का प्रश्न है, शुरुआत में एक विद्यार्थी होने के नाते जिस समय हमारे गुरुजन हमें लेकर अलग अलग विश्वविद्यालय स्तर के या कॉलेज स्तर के कला से जुड़े हुए कंपटीशन होते थे उनमें लेकर जाते थे, तो वहीं से ही उपलब्धियों का सिलसिला शुरू हो गया था। तो मेरे लिए मतलब एक खुशी की बात है कि जितने भी कंपटीशन में जाने का मौका मिला, वहाँ जीतने का भी मौका मिला। जीतने का मौका मिला तो उससे उपलब्धियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे जब मास्टर डिग्री फाइन आर्ट्स में मैंने ज्वाइन की तो मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि क्यों ना इस विषय में ही अनंत काल तक अपने आप को कार्य से जोड़ के रखा जाए। उसके लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर मैं कार्य करूँगा तभी मेरी उपलब्धि बनेगी। उपलब्धियों के संदर्भ में मैंने जब, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कला का उन दिनों में अमृतसर इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स और चंडीगढ़ में पंजाब ललित कला अकादमी, ये दो ही मुख्य केंद्र थे। इन दोनों मुख्य केंद्रों में अपने चित्रों को भेजना और अपने चित्रों को लेकर उनके जो सब्जेक्ट मैटर है या कंटेंट है उसके प्रति जो सजगता है उसको प्रदर्शित करना मेरा उद्देश्य रहा। मेरे को अमृतसर में पंजाब ललित कला अकादमी में जब मेरे चित्रों को स्थान मिला तो वहाँ से मेरे लिए एक खास प्रकार की प्रोत्साहन वाली उपलब्धि मैं कहूँगा प्राप्त हुई। वहीं से मेरा कला और कलात्मकता का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपलब्धियों में मेरे वर्क अलग अलग आर्ट गैलरीज में भी खरीदे गए और उसके बाद में मेरे को सबसे बड़ी बात क्या थी कि भारत में ही मैंने कला के माध्यम से, कला के जुड़े हुए अलग अलग केंद्रों से होने वाली प्रदर्शनियों में अपने चित्रों को भेजना शुरू कर दिया था। तो उन्हीं चित्रों और वहाँ पर मेरे जो चित्रों की प्रस्तुति हुई उनसे मेरे विषय को भी प्रोत्साहन मिला, मेरे को भी प्रोत्साहन मिला और मेरे को ये एहसास होने लगा कि जो भी विषय वस्तु लेकर मैं रचना कर रहा हूँ वो एक
रूप से परिपक्व है। इसी परिपक्वता में धीरे धीरे मेरे को अलग अलग विदेशी जो भूमियाँ हैं उनके ऊपर भी अलग अलग कला केंद्रों में अपने काम का जो भेजा, तो मेरे को पता चला कि उन लोगों की प्रदर्शनियों में मेरे काम सिलेक्ट किए गए हैं, उन्हें वहाँ स्थान दिया गया है। जैसे इजिप्ट की एम्बेसी में एक बार बहुत बड़े स्तर पर कला का फंक्शन करवाया गया, तो वहाँ पर मेरे जो वर्क हैं जब पहुँचे तो मेरे को एक स्पेशल अवार्ड ऑफ ऑनर देकर उन लोगों ने ऑनर किया। इसी प्रकार मेरे को नीदरलैंड में इंस्टेंट गैलरीज हैं, तो वहाँ पर गैलरी ऑफ इंस्टेंट इमेजेस है, वहाँ पर मेरे बहुत सारे वर्क उनकी कलेक्शन में हैं। इसी प्रकार एथेंस में भी मेरे बहुत सारी पेंटिंग्स ड्राइंग्स जो हैं उनकी कलेक्शन में है। इसी प्रकार अभी स्पेन में, वेनेजुएला में, इंडोनेशिया में, उसके अलावा जर्मन में, इटली में, तुर्की में और भी कई विदेशी कला जो संस्थान हैं उनमें मेरे वर्क को प्रदर्शित किया गया है और वहाँ उनकी कलेक्शन में मेरा वर्क है। और मेरे को इस बात की खुशी है कि जो भी वर्क मैंने बनाए उनकी जो सराहना हुई वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना। और अभी भारत में भी और विदेशों में भी जब भी मेरे को कला के लिए आमंत्रित किया जाता है, मैं अपनी कलाकृतियों को वहाँ पर भेजता हूँ और मेरे को खुशी है कि वो मेरे को यथा योग्य स्थान देकर सम्मानित करते हैं। जसपाल सिंह जी, आप ज़्यादातर एक्रेलिक और वाटर कलर में अपना कार्य करते हैं। वाटर कलर में कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप किस पद्धति से अपना कार्य करते हैं, जरा उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। मेरे चित्रों को बनाने के लिए शुरुआती दौर में तो मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ पर वाटर कलर की एक अपनी प्रथा है, एक काम करने का अपना तरीका है, तो स्वाभाविक रूप से वो मेरे को एक माध्यम मिला। इसके साथ साथ तेल चित्र, ऑयल पेंटिंग करना और उसके साथ साथ धीरे धीरे मैंने एक्रेलिक माध्यम में काम करना शुरू कर दिया। मेरे जो चित्र हैं, चाहे वो वाटर कलर में हैं या एक्रेलिक मीडियम में हैं या ऑयल मीडियम में हैं, इन सभी में मेरे पास एक जो मेरा विषय है उससे जुड़े हुए जो रंग हैं उन्हीं को लेके, या कंपोजिशन जो मैं बनाता हूँ उनको भी लेकर, चाहे वो मेरे ऑयल कलर में हैं या वाटर कलर में हैं या एक्रेलिक में हैं, वो सभी के सभी माध्यम मेरे विषय को इतना प्रफुल्लित करते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि मेरे को ये अनुभव होने लगता है कि मेरा विषय पूर्णता की तरफ जा रहा है। अपने विषय की पूर्णता के लिए मैं कंपोजिशंस भी लैंडस्केप पेंटिंग के बदले में अधिकतर कंपोजिशन के रूप में ही वाटर कलर में भी, पेस्टल कलर्स में भी, ऑयल कलर्स में भी और एक्रेलिक कलर्स में भी बनाता हूँ। जहाँ तक प्रश्न है इन माध्यम्स का, तो इन माध्यम के बीच में कुछ हमेशा ही बारीकियाँ हैं। वो जो बारीकियाँ हैं या वो छोटी छोटी जो बातों का ध्यान रखना, वो मेरी कला की रचना का सबसे बड़ा पक्ष है। अगर मैं उस कलात्मक रचना के पक्ष को या उन बारीकियों को नहीं समझूंगा, क्योंकि माध्यम अपने आप में एक जीवंत उदाहरण है, अगर हम उसे नहीं सोचेंगे, हम उसे महसूस नहीं करेंगे, तो मेरे को लगता है कि हमारे जो विषय वस्तु है उसके साथ हम इंसाफ नहीं कर पा रहे। तो वाटर कलर में और एक्रेलिक कलर में, क्योंकि दोनों को ही मैं जल के बेस के ऊपर यानी कि वाटर बेस के ऊपर ही चित्रित करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है, उसके बीच में जो गहरे प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं, उनको अपने चित्रों के अनुसार उनमें लाने के लिए मैं पूरा उनके होने वाले हर प्रभाव को केंद्रित रख के ही काम करता हूँ।
ताकि जब चित्र पूर्ण रूप में बनकर तैयार हो जाए तो उसमें किसी प्रकार की भी माध्यम के हिसाब से या विषय वस्तु के हिसाब से कमी ना हो। इसीलिए मैं अपने चित्रों में हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं कि जो मेरा माध्यम है वो अपनी वास्तविकता भी ना खोए और मेरी जो कंपोजिशन है उसका सौंदर्य भी कम ना हो। डॉक्टर जसपाल सिंह जी, पंजाब में कई महान कलाकारों का जन्म हुआ। शोभा सिंह, मंजीत बाबा, अवतार सिंह, एसी सागर जैसे अभी कई कलाकार फील्ड में काम कर रहे हैं। प्रेम सिंह जी, सिद्धार्थ जी, और भी ना जाने कितने कलाकार हैं, अगर गिनते जाएं तो पूरा दिन लग जाएगा। बतौर कलाकार इन्होंने अपना कार्य करके पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई और कला की प्रदर्शनियां भी आए दिन करते रहते थे। नई पीढ़ी के कलाकार आज पंजाब से उठकर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों का रुख कर रहे हैं। पंजाब के कलाकारों को क्या वो सबको पंजाब में नहीं मिल पा रहा, या पंजाब सरकार उनको वो सुविधाएं नहीं दे रही, जिसके कारण ये नई पीढ़ी के कलाकार अपना रुख बदल रहे हैं महानगरों की तरफ। इसमें आपके क्या विचार हैं? पंजाब में कई कलाकार हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपने गुरुजन, उसके पश्चात चंडीगढ़ में काम करने वाले प्रसिद्ध कलाकार, पटियाला में काम करने वाले, अमृतसर में काम करने वाले, जैसे कि आपने अवतार सिंह जी का नाम लिया, एसी सागर जी का नाम लिया, मेरे अपने टीचर CL शर्मा जी, अजीत सिंह जब्बल, प्रोफेसर मलकियत बहलवी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉलेज ऑफ आर्ट में भी कार्य करने वाले और भी जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं, इन सभी को काम करते हुए देखना, इनके साथ वर्कशॉप में हिस्सा लेना और इन लोगों के साथ कला को समझना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी आपने प्रश्न भी किया है कि नई जो पीढ़ी है उसका रुझान अब फैलने लगा है, ये सच्चाई है। ये हमारे समय से ही धीरे धीरे इसका प्रसार होने लगा था, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे और वो ग्रुप जो हैं धीरे धीरे पहले अमृतसर की तरफ, फिर चंडीगढ़ की तरफ, फिर अपने ही शहरों में और इसके साथ साथ दिल्ली की तरफ चलने लगे। और उससे क्या हुआ कि हम लोगों को अपनी कला अलग अलग पड़ाव के ऊपर, अलग अलग स्थानों के ऊपर, अलग अलग जो कला केंद्र हैं उनके ऊपर एग्जिबिट करने का मौका मिला। तो ऐसा ही संदर्भ जो है वो आज के भी जो कलाकार हैं, जो युवा कलाकार हैं, उनमें मेरे को देखने को मिल रहा है। और ये खुशी की बात है कि वो जो एक इंसानी फितरत की बात बन जाती है कि उत्तर भारत में कला का इतना प्रसार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब कला का प्रसार जो है वो पहले से कहीं बढ़कर है। कला के बारे में चिंतन पहले से बढ़कर है। कला के विषय को लेकर काम करने के लिए आकार और उनकी जो रचना है वो भी पहले से बढ़कर है। और ये अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण ही नए युवा कलाकार और जो लोग पहले काम कर रहे हैं वो सभी लोग भी नई नई रचनाओं को जन्म दे रहे हैं। इससे पहले वो कलाकार जिन लोगों ने पंजाब में भारत की आज़ादी के बाद में जो काम किए थे, अगर उनको हम मान लें कि एकदम से उन लोगों ने पंजाब में कला का उद्घोष किया था, तो उस उद्घोष से एकदम हटकर नई पीढ़ी ने नए चरण की नई कला को जन्म दिया। अब धीरे धीरे नई पीढ़ी और जो लोग पहले काम कर रहे हैं उनके बीच का एक खास किस्म का रचनात्मक और कंपोजिशनल जो तालमेल है वो कला के जगत में नए परिवर्तन ला रहा है। नई खोजें हो रही हैं, नए नए तरीके से आकारों की रचना की जा रही है। पेंटिंग और
और जो माध्यम हैं उनमें भी नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो कि कला के सबसे बड़े योगदान की कथा है। जसपाल सिंह जी, भारत सरकार के अधीन आने वाली जितनी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनको इस कोरोना महामारी के समय में कौन कौन सी एक्टिविटियां करवानी चाहिए जिससे कला जगत में उदार व सुधार हो सके? इसमें आपका क्या सुझाव है? दास जी, आपका प्रश्न है कि कोरोना काल में कला, आपने मेरे मन की बात की है। मेरे ख्याल में पूरे विश्व में हर कार्य से जुड़े हुए लोग कुछ ना कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में विश्व स्तर पर अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में काम करने वाले कलाकार किसी न किसी रूप में थोड़ा बंद होके रह गए हैं। खुलकर बाहर आकर बड़े स्तर पर काम करना थोड़ा सोचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक कलाकार के लिए थोड़ी मजबूरी भी बनी है। बड़े आकार में काम करने वाले कलाकारों के लिए, और मैं खुद महसूस करता हूँ कि मेरे को भी बड़े छोटे छोटे आकारों में चित्र रचने की विधा की तरफ वापस आना पड़ा है, क्योंकि मैं पहले छोटे आकारों में चित्र बनाता था, मैं फिर दोबारा से छोटे आकारों में बनाने लगा हूँ, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग बंद से गए हैं। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ संस्थाओं ने, आर्ट गैलरीज ने और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, उन्होंने जब से ऑनलाइन एजुकेशन की तरह से ऑनलाइन कला का प्रसार करने के लिए अलग अलग जगह के ऊपर प्रदर्शनियाँ और कार्यक्रम रखने शुरू किए हैं, तब से वेबिनार हो रहे हैं, कला के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, कला के ऊपर, एस्थेटिक के ऊपर विचार किए जा रहे हैं, आकारों को लेकर, उनकी रचना को लेकर भी बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कई जगह के ऊपर प्राइवेट और जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी कोरोना के इस काल में कलाकारों के लिए सहयोग करने के लिए आगे आ रही हैं। जैसे कि भारत सरकार का एक उपक्रम है कि कलाकारों के लिए उनकी फाइनेंशियल मदद की जाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी का भी वर्क पूर्ण रूप से बाहर नहीं जा रहा, बिक नहीं रहा, और कलाकारों के लिए ऐसी स्थिति में काम करना और अपने आप को कला के साथ जीवंत रखना कठिन हो रहा है। तो ऐसे में कोरोना काल में सरकारों को और भी ऐसे उपाय करने चाहिए कि कलाकारों के लिए कुछ स्टाइफंड हो, उनके लिए कुछ वर्किंग स्कॉलरशिप्स या उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसी मूवीज़ और ऐसे सेमिनार्स जो किए जा रहे हों, उनके लिए भी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर कुछ उनकी सहायता होनी चाहिए, ताकि जब तक कोरोना पैंडेमिक पूर्ण रूप से हमारे बीच में से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक जो कलाकार है या हमारा सामाजिक का जो सरोकार है, एस्थेटिक का सरोकार है, सुंदरता का सरोकार है, मानवीय भावनाओं का सरोकार है, वो कहीं ख़त्म ना हो। इसके लिए यही है कि सरकारें भी आगे आएँ और जो दूसरी संस्थाएं हैं, प्राइवेट गैलरीज हैं, वो जो कर रही हैं, उनका भी और वर्क किया जाना चाहिए। पाल सिंह जी, आप जॉब भी करते रहे और इसके अतिरिक्त अपना कार्य भी समय समय पर करते रहे। बहुत सारे कलाकार कहते हैं हम जॉब में थे इसलिए अपना कार्य नहीं कर पा रहे। आप किस तरह मैनेज कर पाते थे और अपना कार्य भी करते थे? आप कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को बताइए। दास जी, आपने एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न किया है कि जॉब भी की है मैंने जिस इंस्टीट्यूशन से अपने आप को उठाया, पढ़ लिख कर आगे लाया, उस इंस्टीट्यूशन में भी मेरे को काम करने का मौका मिला।
मैं अपने ही विषय में कला भी की है, कलाकारों से जुड़ा भी रहा हूँ और नौकरी भी की है। आपका प्रश्न है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कला भी करना है, जॉब भी करनी है। ये सच्चाई है, बहुत कठिन है। अक्सर हम सभी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मगर मैं एक बात महसूस करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके मन में अपने विषय वस्तु से जुड़ी हुई एक भावना है, एक खास प्रकार का उसके मन के भीतर एक प्रश्न है, तो उसका उसे उत्तर अवश्य ढूंढना चाहिए। तो मैंने ऐसा ही किया। जब भी मेरे को पढ़ने का मौका मिलता तो मैं अपने विद्यार्थियों के साथ डिस्कशन करता था, और जब मेरे को प्रैक्टिकल काम करना होता था तो विद्यार्थियों के साथ मिलकर भी मैंने काम किया और उनको भी अपने काम में हिस्सेदार बनाने की कोशिश की। ऐसे काम, ऐसी इंस्टॉलेशंस हमने तैयार करनी स्टार्ट की कि विद्यार्थी भी काम की तरफ जुड़ जाएं और हम लोग भी काम करें। उसके पश्चात एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि मैंने अपने काम करने के लिए अपना एक निश्चित समय रखा कि इतना समय मैं अपने काम को घर पर आकर दूंगा ही, जिसका परिणाम ये निकला कि चाहे मैं बहुत बड़े आकार के तो नहीं चित्र बना पाया, मगर जितने भी मैंने चित्र बनाए हैं उनको भेजने के लिए, उनको बनाने के लिए, उनकी रचना करने के लिए, उनको कंपोज करके पेंट करने के लिए मेरे को थोड़ा थोड़ा निरंतर समय में अपने समय में से निकाल कर प्रयोग करता रहा। यही कारण है कि जब तक मैं नौकरी में भी रहा तो मेरी एक ही मंशा रही कि मैंने काम भी करना है, टीच भी करना है, और मैंने अपने कार्य को दूसरी जगह तक पहुंचा के उसे एग्जिबिट भी करना है, उसे प्रदर्शनी में स्थान भी दिलवाना है। यही कारण है कि मेरा वर्क और मेरे मन की जो एक अवस्था थी वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गई, ताकि मैं काम करूं। अगर मैं काम करूंगा तभी मैं किसी को बोल सकता हूं कि आप भी काम करिए। यदि मैं काम नहीं करूंगा तो ये एक प्रकार से ऐसा मैसेज है जो कि नेगेटिव हो जाएगा। आई कांट से टू माई चिल्ड्रंस, आई कांट से टू माई स्टूडेंट्स कि आप करो, क्योंकि यदि मैं नहीं करूँगा तो वो कैसे करेंगे। मेरे अपने एक मन की अवस्था है कि मेरे को पहले काम करना है ताकि मैं उन्हें करके बताऊं और फिर वो लोग भी काम करें। यहाँ तक सवाल है मेरे लिए, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी बात क्या थी कि मिशन जैसी बात थी कि मैंने टीच भी करना है, पढ़ाई खुद भी करनी है। मेरी अपनी लाइब्रेरी है, मेरी अपनी कम से कम भी 1000 से ज़्यादा की अपनी बुक्स हैं और मेरे अपना स्टूडियो है। तो काम करने के लिए मैं इसके लिए तत्पर रहता हूँ, चाहे वो छोटे आकार में हो या बड़े आकार में। मैं चाहूँगा कि सभी को ऐसा करना चाहिए। पाल सिंह जी, दृश्य कला के अतिरिक्त कोई अन्य कला जो आपको प्रभावित करती हो, या कोई ऐसा सवाल जिसका आप जवाब देना चाहते हो? यहाँ तक प्रश्न है, क्योंकि मूल रूप से जिस श्रेणी में से मेरे जैसे कलाकार आए हैं, हम लोग कैनवस के ऊपर चित्रित करते हैं, पेपर के ऊपर करते हैं। इसके साथ साथ धीरे धीरे कॉलेज में बच्चों के साथ टीच करते हुए मैंने इंस्टॉलेशन का काम करना स्टार्ट किया, और ये उस समय का मेरा काम है जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ दिया था। तो जीवन में काफ़ी सोच और विचार और प्रभाव पैदा हुए, बड़ा दुख भी हुआ कि इतनी पुरानी विरासत को कैसे ख़त्म कर दिया गया। तो उन्हीं विषय वस्तुओं को लेके अपने स्टूडेंट को साथ जोड़कर कुछ ऐसी चीज़ें हमने अपने ही कैंपस में से ढूंढी और उन विषयों को धीरे धीरे आकार दिया। और इसके साथ साथ
हमारे डिपार्टमेंट में प्रिंट मेकिंग का जो एक प्रभाव था, उस प्रिंट मेकिंग के प्रभाव को भी मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया। और ये आत्मसात करने के लिए सबसे बड़ा मेरे को योगदान प्राप्त हुआ शांति निकेतन में, क्योंकि शांति निकेतन में जितनी बार भी मैं गया तो वहाँ पर जो प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट है, स्कल्पचर डिपार्टमेंट में है, आपसे भी वहीं से मेरी मुलाकात हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि वो जो विषय थे मेरे, मैंने अपने विषय को उनकी एक किस्म से प्रौढ़ता देने के लिए, उन्हें पक्का करने के लिए, उनके आकारों में दृढ़ता लाने के लिए अपने आप को उन माध्यमों में भी आजमाया और मैंने काम किए। उनके हिसाब से मैंने एग्जिबिट भी किया। पीछे मेरे प्रिंट इंटरनेशनल प्रिंट मेकिंग में मैक्सिको में 2 बार मेरे प्रिंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे को खुशी है कि इस साल भी मैंने अपने पूना में होने वाली एक प्रदर्शनी में प्रिंट्स भेजे हैं और पंजाब ललित कला अकेडमी में भी मेरे प्रिंट्स को जगह मिली है। अगर मैं सोचूं तो मेरे हिसाब से आज के युग में कला का जो समकालीन प्रभाव है, उससे किसी भी कलाकार को अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहिए। अभी भी मैं अपने एक विषय को लेकर निरंतर प्रयासरत हूँ कि उसे मैं किस प्रकार से आकार दूँ, ऐसा आकार दूँ कि वो देखने में चाहे इंस्टॉलेशन जैसा हो, मगर उसमें रचनात्मकता भी हो और उसमें मेरी जो कही गई बात हो उसकी भी प्रौढ़ता हो, उसमें भी दृढ़ता आए और मेरी जो कंपोजिशन है, उसके रंग, उसका विचार, उसकी जो आकार की बनावट हो, वो काफ़ी हद तक विश्व प्रसिद्ध रचनात्मकता का मुकाबला करे। उसके ऊपर मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और मेरे को आशा भी है कि अब इस लॉकडाउन के पश्चात जब मैं उन आकारों को धीरे धीरे पूर्णता के रूप में ले आऊँगा, तब मेरे पास एक कला का बड़ा ही अच्छा नया आयाम होगा और मेरे लिए इंस्पिरेशन भी है, मेरे लिए स्पेशल भी है कि रचना को समकालीन संदर्भ में अवश्य करना चाहिए। जसपाल सिंह जी, एक आखिरी सवाल, नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कला के माध्यम से? कि आपने जो मेरे को एक प्रश्न दिया है, अपने आप में थोड़ा मेरे लिए एक अलग प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि नई जनरेशन के लिए मैसेज देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं महसूस करता हूँ कि जो कला है वो व्यक्ति के जीवन में खुद ही एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है, क्योंकि उसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो नए आयाम को छूने की जब कोशिश करता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो कला खुद ब खुद उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे समकालीन कलाकार हैं और वो समकालीन युवा कलाकार जो इस कला के क्षेत्र में अपने आप को आगे लाने के लिए तत्पर हैं, तो उन्हें चाहिए कि, और मेरे जैसे लोगों को भी चाहिए कि हम सभी लोग मिलकर हमेशा ही ऐसे कार्य करें जिनमें रचनात्मकता हो। रचनात्मकता ही व्यक्ति को दूसरे के प्रभाव से मुक्त करती है। और मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग दूसरे का प्रभाव लेके कॉपी करके वर्क बनाते हैं, उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो वो जो मुक्त होके की जाने वाली कला है, वो ही सच्चे मायनों में आने वाले कलाकारों के लिए और बाकी जगत के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि सभी कलाकारों को अपनी रचनाओं को पूर्ण रूप से अपने मनोभाव के अनुसार चित्रित करना चाहिए, बनाना चाहिए, रूप देना चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद डॉक्टर जसपाल सिंह जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप आए और आपसे कला पे चर्चा हुई और आपकी कला के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मेरे को अपने दो टुक जो कार्यक्रम आपने स्थापित किया है,
जिसके माध्यम से आप कलाकारों को कला के साथ और कला जगत के बाकी लोगों के साथ शेयर करने का मौका दे रहे हैं, उसमें आपने मेरे को आमंत्रित करके जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये थे हमारे साथ पंजाब के मशहूर कलाकार डॉक्टर जसपाल सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर जसपाल सिंह जी, 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप आए और आपसे कला पे चर्चा हुई और आपकी कला के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वंदे मातरम, भारत माता की जय।